हम मतलब कितना लोगे तू? तो मैं बोलना, हम क्यों बोल रहा है? अच्छा। हम्म। निकालता हूं तेरा राजा महाराजा, रूप। क्यों विदुषी, इस बार तो तूने क्या किया, कहां से देखे सब? हाँ, खुद से? विश्वास नहीं कर रहे लोग। वो जमुरा बोल रहा था सर पता नहीं कैसे नंबर आ गए। क्या वो कर रहा है, गलत बोल रहा हूं मैं? अच्छा। कल कल जब मैं आया था डाउट में। क्या नहीं हो रहा है? नहीं, तूने बोला हजम नहीं हो रहा है। देख रहे हो विनोद? चलो भाई कोई नहीं। रोटेशनल मोशन अपन ने टॉर्क पढ़ लिया था, थोड़े बहुत आप लोगों को क्वेश्चन दिए थे होमवर्क के लिए, किए आप लोगों ने? नहीं हुए आप लोगों से? हो गए? ये क्वेश्चन हो गया? बताना तो नहीं है? ठीक है। ये वाला चालू किया था अपन ने ना, और भी दिए थे एक दो, शायद हो गए होंगे टॉर्क के क्वेश्चन, यस और नो? ये एक ही दिया था। कौन सा? अच्छा, इरोडो वाला भी दिया था क्या मैंने? यार उसमें ना उसने कुछ चीजें अलग अलग पूछी हुई थी। एक्चुअली तो अपन ने सिर्फ टॉर्क ही पढ़ा है ना अभी तक, पर उसने और भी कुछ चीजें पूछ ली थी उसमें। उसने एक्चुअली एक स्क्वायर दिया था। अरे प्लीज बातें नहीं। क्या दिया था? एक स्क्वायर इस तरीके से, ठीक है। उसने कहा यहां पे फोर्स इधर लगा, कितना लगा? एफ। यहां से फोर्स इधर लगा, कितना लगा? एफ, है ना? और एक फोर्स इधर लगा था, कितना? F√2, है ना? और कुछ चीजें पूछी थी। मैं तो आपको बता रहा हूं कि भाई मान लो इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हैं A, B, C, D। आपको पूछ लिया टॉर्क अबाउट D। क्या पूछ लिया आपको? टॉर्क अबाउट विच पॉइंट? D। तो हमें पता है कि टॉर्क हमेशा कैलकुलेट करने के लिए कोई एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है, ठीक है। लेटर से इसकी साइड लेंथ कितनी दे दी आपको? L। ये स्क्वायर है तो ये भी L रहेगा और ये भी कितना रहेगा? तो D के अबाउट टॉर्क निकालेंगे तो कितने फोर्सेस हैं? 3। कितने फोर्सेस हैं? तो तीनों का टॉर्क कैसे निकालना पड़ेगा? अलग अलग। तीनों का टॉर्क कैसे निकालना पड़ेगा? तो देखो, सबसे पहले टॉर्क ड्यू टू ए लिखते हैं। किसके कारण लिखते हैं? टॉर्क ड्यू टू। सो टॉर्क अबाउट डी ड्यू टू फोर्स एट ए। क्या होता है टॉर्क का फॉर्मूला? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ए पे फोर्स कितना लग रहा है? एफ। ये इसकी लाइन हो गई बेटा, ये लाइन हो गई। तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही होगी ना? अरे नहीं होगी क्या? यस और नो? कितनी आएगी ये डिस्टेंस? एल। अबे ये एल है, ये 45 है, तो यह जगह एल का साइन 45, कितना? एल बाई। अरे यस और नो? यस और नो? सो व्हाट इज टॉर्क ड्यू टू फोर्स एट ए? तो फोर्स कितना? एफ। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी? L/√2। और ये वाला फोर्स डी के अबाउट कैसे रोटेट करेगा, कोई बताएगा? कैसे रोटेट करेगा डी के अबाउट? ऐसे रोटेट करेगा। अरे यस और नो? कैसे रोटेट करेगा? क्लॉकवाइज। तो इसके सामने क्या लिख दूंगा? CW, मतलब कि ये वाला टॉर्क कैसा लूंगा मैं? नेगेटिव। यही सिखाया था। फिर लिखेंगे टॉर्क ड्यू टू फोर्स एट बी। क्या लिखेंगे? टॉर्क एट डी ड्यू टू फोर्स एट बी। तो बी पे फोर्स कितना लग रहा है? एफ। और अगर इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करूंगा तो ये हो गई इसकी लाइन ऑफ एक्शन। अरे हो गई। और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली डिस्टेंस आएगी। यस और नो? अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी? तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो ये आएगा आपका L/√2। और ये भी कितना आएगा? L बाई, या फिर ये डायगोनल हो गया स्क्वायर का। तो अगर स्क्वायर की साइड L है तो उसका डायगोनल कितना आता है? L√2। यस और नो? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितने लिख देंगे? L√2। और ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज? कितना रोटेट करेगा? नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो बोल क्यों नहीं रहे हो? मुझे ऐसा लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा है। क्यों? क्या स्टेटस है? क्लॉकवाइज, मतलब कि ये टॉर्क भी कैसा आएगा? नेगेटिव। फिर एक निकालेंगे टॉर्क अबाउट डी ड्यू टू फोर्स एट सी। तो सी पे फोर्स कितना लग रहा है? F√2। अरे फोर्स कितना लग रहा है? एफ। और ये हो जाएगी इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अरे यस और नो? और इसकी वैल्यू कितनी है? L। इसकी वैल्यू कितनी है? L। और ये क्लॉकवाइज आएगा कि एंटी क्लॉकवाइज?
देखो यहां पे बैठ गया और इसके हिसाब से इधर जा रहा है, अरे यस और नो, कैसा आएगा, एंटी क्लॉक वाइज। तो ये वाला टॉर्क कैसा जाएगा आपका, नेट टॉर्क की बात करेंगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों आपस में, तो नेट टॉर्क कितना आएगा जल्दी से बता दो, व्हाट इज नेट टॉर्क एट डी, व्हाट इज नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट डी, माइनस एफ एल बाई, ये बॉडी ओवरऑल तीनों फोर्सेस के कारण क्लॉकवाइज घूमेगी कि एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि भाई नेट टॉर्क कैसा आया, नेगेटिव, अरे नेट टॉर्क कैसा आया, मतलब कि बॉडी कैसी घूमेगी ओवरऑल क्लॉकवाइज। ठीक है, लास्ट क्लास में चालू किया था हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नहीं किया था, चालू करेंगे अभी। तो हेडिंग लिख लोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बड़े, ठीक है। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, जैसे हम लोगों ने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ा था, है ना, तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हमने एक पैरामीटर पढ़ा था जिसे कहते थे हम इनर्शिया, क्या कहते थे, क्या होता था वो इनर्शिया, डेफिनेशन आती किसी को, हाँ, टेंडेंसी और कैपेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अपोज चेंज इन ट्रांसलेटरी मोशन, टू अपोज चेंज इन, तो ट्रांसलेटरी मोशन के चेंज को अपोज करने वाला जो पैरामीटर था उसे क्या कहा था, इनर्शिया। तो सिमिलरली जो रोटेटरी मोशन के चेंज को अपोज करने वाला पैरामीटर होगा उसे क्या कहेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, सो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट इज द मेजर ऑफ रोटेशनल इनर्शिया बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द चेंज इन इट्स रोटेशनल मोशन। याद हो अगर आपको, तो मास ज्यादा है, भारी मास है, तो उसका इनर्शिया कैसा होता था, ज्यादा, तो उसको मूव करवाने के लिए फोर्स कैसा लगता था, ज्यादा। मास हल्का है तो उसका इनर्शिया कैसा होता था, कम, तो उसकी वेलोसिटी चेंज करने के लिए फोर्स कैसा लगता था, कम। सिमिलरली अगर किसी बॉडी का, यहां पे मास की बात नहीं करेंगे, यहां पे इनर्शिया की बात नहीं करेंगे, यहां पे किसकी बात करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा है, ज्यादा, तो उसको रोटेट करवाने के लिए टॉर्क कैसा लगेगा, ज्यादा। और अगर किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा है, कम, तो उसको रोटेट करने के लिए टॉर्क भी कैसा लगेगा, कम। हम ट्रांसलेटरी मोशन में लिखते थे, हम ट्रांसलेटरी मोशन में लिखते थे कि जो भी नेट फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल आता है, एक्सीलरेशन के, जो भी नेट फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल आता है, और इसको रिलेट करवाने वाला जो पैरामीटर होता है उसे क्या कहते हैं अपन, मास। और ये मास होता था एक्चुअली मेजर ऑफ व्हाट, ये मास ही क्या होता था, मेजर ऑफ व्हाट, इनर्शिया। ये मास क्या रिप्रेजेंट करता था, इनर्शिया, क्योंकि मास ज्यादा है तो इनर्शिया ज्यादा। तो आपने अगर कुछ फोर्स लगाया दो ऑब्जेक्ट के ऊपर, एक का इनर्शिया कम है और एक का इनर्शिया, तो जिसका इनर्शिया कम है उसका एक्सीलरेशन ज्यादा आएगा, और जिसका इनर्शिया ज्यादा है उसका एक्सीलरेशन, समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं, जिसका इनर्शिया ज्यादा उसमें चेंज को अपोज कैसा होगा, ज्यादा, और जिसका इनर्शिया कम उसमें वेलोसिटी के चेंज को अपोज कैसा होगा, कम। सिमिलरली एक बॉडी है, उसको मैं क्या करवाना चाह रहा हूं, रोटेट। आप एग्जांपल, आपको एक कॉइन रोटेट करवाना है, क्या रोटेट करवाना है, कॉइन। और दूसरी तरफ बोल दो कि आपको कार का टायर रोटेट करवाना है, तो किसको रोटेट करवाना आसान है, क्यों, मास की बात नहीं करेंगे, क्या कम है, इनर्शिया, क्या कम है, समझ रहे हो, अरे समझ रहे हो, तो इनर्शिया कम तो रोटेट करना आसान, इनर्शिया ज्यादा तो रोटेट करना डिफिकल्ट। ठीक है, तो जैसे हम ये ट्रांसलेटरी मोशन में लिखते थे, ऐसे ही हम एक इक्वेशन किस में लिख सकते हैं, रोटेटरी मोशन। सो व्हाट वी कैन राइट इन रोटेटरी मोशन, फोर्स की जगह क्या आ जाएगा, टॉर्क, अरे फोर्स की जगह क्या आ जाएगा, और लीनियर एक्सीलरेशन की जगह क्या आ जाएगा, एंगुलर एक्सीलरेशन, लीनियर एक्सीलरेशन की जगह क्या आ जाएगा, और मास की जगह, यहां पे मास क्या रिप्रेजेंट करता था, इनर्शिया, यहां पे मास नहीं लूंगा, यहां पे हमें किस चीज को रिप्रेजेंट करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, आई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, अरे किससे रिप्रेजेंट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। ठीक है, अब ये आई हो सकता है, जैसे यहां का जो इनर्शिया था वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता था, मास पे,
ये इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को देखेंगे वो किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है, और यहाँ पे अपन लिखने वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन व्हाट पैरामीटर। हम कोई भी रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन करते हैं तो रोटेशनल मोशन में होता क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट मासेस अलग अलग सर्कल में क्या करते हैं, मूव करते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट मासेस होते हैं और वो अलग अलग सर्कल में क्या करते हैं, मूव। तो अगर एक सिंगल पॉइंट मास सर्कल में मूव करे तो उसे हम कंसीडर कर सकते हैं सिंपलेस्ट केस ऑफ रोटेशनल मोशन। एक अगर सिंगल पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो वो क्या है, सिंपलेस्ट केस ऑफ रोटेशनल मोशन, जिसमें सिर्फ कितना पार्टिकल सर्कुलर पाथ में जा रहा है, एक। और जो कैलकुलेशन हम उस सिंगल पार्टिकल के लिए करेंगे वही कैलकुलेशन हम पूरी रिजिड बॉडी के रोटेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा हो क्या कहना चाह रहा हूं? तो हमें जब भी कोई डेरिवेशन करना होगा तो हम किसके लिए डेरिवेशन करेंगे, सिंगल पॉइंट मास के लिए। किसके लिए, सिंगल पॉइंट मास के लिए डेरिवेशन करेंगे, और उसी डेरिवेशन को हम बाकी सारे केसेस में भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो लेटेस्ट से एक बहुत छोटा सा पार्टिकल था, कितना था पार्टिकल जिसका मास कितना है, m, और वो किसी एक सर्कल में मूव कर रहा है जिसकी रेडियस कितनी है, r। ठीक है, ऐसा रखा हुआ है। मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगाना चालू किया। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगाना चालू किया, कैसा फोर्स लगाया मैंने, टेंजेंशियल। तो कैसा एक्सेलरेशन आएगा, टेंजेंशियल आएगा। और अगर मैं ट्रांसलेटरी मोशन की इक्वेशन लिखूं तो यहां पे मैं लिख सकता हूं ट्रांसलेटरी मोशन की इक्वेशन F इज इक्वल टू कितना, m है। अच्छा, टॉर्क कितना लग रहा होगा, कोई बताएगा इस पे? व्हाट इज टॉर्क एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन? कितना लग रहा होगा टॉर्क? तो ऐसा सर्कल है, फोर्स यहां लगाया और एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस ये होगी। व्हाट इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, r, और फोर्स कितना लगाया, F। सो व्हाट इज टॉर्क एक्टिंग, F r। और इस टॉर्क की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, I अल्फा। इस टॉर्क की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, I अल्फा। यस और नो, यहां लिखा ना, जैसे F ma के बराबर होता है वैसे टॉर्क किसके बराबर होना चाहिए, I अल्फा। और यहां पे मैंने टॉर्क कैलकुलेट किया तो उसकी वैल्यू किसके बराबर है भाई, तो F की जगह कितना लिख सकता हूं मैं, ma। अरे F की जगह कितना लिख सकता हूं, तो F की जगह लिख दिया मैंने m a, r ऑलरेडी था, इज इक्वल टू व्हाट, I अल्फा। मुझे सिर्फ किसका कैलकुलेशन करना है, I का। मुझे सिर्फ किसका कैलकुलेशन करना है, तो मैं इस अल्फा को रिप्लेस करने की कोशिश करूंगा। अल्फा को क्या करने की कोशिश करूंगा, तो इस अल्फा, इस a को लिख सकता हूं मैं r अल्फा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन का रिलेशन आपको पता है, किसी भी सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है वो हमेशा किसके बराबर आता है, अरे याद है आपको? तो इस a की जगह कितना लिख दूंगा मैं, r अल्फा। इसकी जगह r अल्फा रखूंगा तो मुझे पता चलेगा a m r स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कितना। और फाइनली मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि अगर एक पॉइंट मास, कितना पॉइंट मास, m, कितने सर्कल की रेडियस में मूव करेगा, r, तो जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी। अगर एक पॉइंट मास m कितनी रेडियस में मूव करेगा, r, अगर एक पॉइंट मास m कितनी रेडियस में मूव करेगा, r, तो जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी, उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कितनी आएगी, mr स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या सिर्फ मास पे डिपेंड करता है, नहीं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास पे तो डिपेंड करता ही करता है, और साथ ही साथ किस पे डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ सर्कल इन विच मास इज मूविंग। रेडियस ऑफ सर्कल इन विच मास इज, अगर मास ज्यादा रेडियस में मूव करेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा आएगा, ज्यादा। और अगर मास कम रेडियस में मूव करेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा आएगा, कम। अरे यस और नो, मतलब मैं आपको कह दूं कि भाई मेरे पास ये एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये क्या है, एक्सिस ऑफ, एक बार मैंने m मास को r रेडियस में मूव करवाया और एक बार मास तो सेम रखा लेकिन रेडियस कितनी कर दी, 2r। किस केस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा आएगा, मास तो दोनों केस में कैसा है, सेम। जिस केस में रेडियस ज्यादा उस केस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी, अरे आया समझ में, यस और नो। मैं कहूं कि भाई यहां पे रोटेट करने पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया, I1, और यहां पे रोटेट करने पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया, I2, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन केस 2 इज ग्रेटर देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन केस 1। अरे ठीक है, अरे ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है भाई लोग, इट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ बॉडी, यस और नो। एक तो मास पे डिपेंड करेगा और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, और किस पे डिपेंड करता है, मास पे एज वेल एज
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास मतलब डिस्टेंस ऑफ मासेस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर मासेस के डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कैसी है, कम, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कैसा आएगा, कम। और अगर मासेस के डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कैसी है, ज्यादा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कैसा आएगा, ज्यादा। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आई से। कैसी क्वांटिटी है कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसी क्वांटिटी है। तो दो तीन पॉइंट लिख सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। पहली चीज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहली चीज मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरीके की क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी होने से क्या फायदा होगा, हम उसको कैसे ऐड कर सकते हैं, एल्जेब्रिकली। हम उसको कैसे ऐड कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन देखने की जरूरत। सिंपली अगर मुझे पता चले कि भाई ये मान लो ये दो मास मूव कर रहे थे एक साथ, मान लो दो मास एक साथ मूव कर रहे थे, ऊपर वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया, I1, नीचे वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया, I2। दोनों के लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑलरेडी कैसी दे के रखी है, सेम। तो मैं आपको पूछूं कि भाई ये एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल हो गया, मैं आपको पूछूं इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, तो आप कहोगे सर ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I1 प्लस I2। तो पहली बॉडी का कितना था, I1, दूसरी का कितना था, टोटल कितना हो गया, I1 प्लस I2। अरे ठीक है, तो पहली चीज मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर। अगर कोई आपको पूछे व्हाट इज यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या पूछ ले आपको, बताएगा कोई, व्हाट विल बी द यूनिट, केजी मीटर स्क्वायर। केजी, व्हाट विल बी यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, केजी मीटर स्क्वायर। कोई आपको पूछ सकता है डायमेंशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या पूछ सकता है, अरे क्या पूछ सकते हैं, डायमेंशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, केजी के लिए क्या आ गया, एम एल स्क्वायर टी की पावर 0। समझ में आया। पॉइंट मास m मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r विल बी हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू m r स्क्वायर। कितना आएगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हम क्या करेंगे आने वाले टॉपिक्स में, आज की पूरी क्लास और कल की पूरी क्लास अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर ही बीतेगी। ठीक है, तो हमें अलग अलग तरीके की रिजिड बॉडीज होती है, सारी रिजिड बॉडी को हम क्या करवाएंगे, रोटेट करवाएंगे, और उन सारी रिजिड बॉडी का क्या कैलकुलेट करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरीके के सिस्टम के लिए, डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट सिस्टम। बहुत सारे पॉइंट मास होंगे लेकिन उनका एक दूसरे से कोई लेना देना। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरीके सिस्टम के लिए, कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट सिस्टम, जिसमें बहुत सारे पॉइंट मास होंगे लेकिन एक दूसरे से कैसे होंगे, जुड़े हुए होंगे। आप लो, फिर बढ़ते हैं। तो ज्यादा पढ़ा पाऊंगा।
राजवंत सर ने 6 लेक्चर तक मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाया है, तो अपने पास तो टोटल ही 8 लेक्चर है। कैसे होगा पंडित? सावित्री मैडम बहुत टाइम देती लिखने के लिए, क्यों भाई? अबे हाँ ना तो बोल दे गधे। ये कौन से देश का झंडा पहन के आया तू? हाँ, अबे क्या हो गया, शर्मा क्यों रहा है? आऊंगा ही नहीं मैं आपकी क्लास में आज के बाद। बोलना ऐसे। कितना शर्मा रहा है यार। अरे हैं, चलो बड़े भाई, लिख लिया सबने? तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे सिंगल पॉइंट मास के लिए, तो कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत है ही नहीं। कितना आएगा सिंगल पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया? हमेशा एम आर स्क्वायर, वेर एम इज मास ऑफ द बॉडी एंड आर इज द रेडियस एट विच द बॉडी इज रोटेटिंग। लेकिन अगर मान लो बहुत सारे पॉइंट मासेस है, बहुत सारे पॉइंट, तो बहुत सारे पॉइंट मासेस मतलब कि हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल की बात कर रहे हैं। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल कितने तरीके के हो सकते हैं? दो, या तो कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट सिस्टम होगा, या चाहे कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट सिस्टम हो चाहे डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट सिस्टम हो, हम क्या करेंगे, एक छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे एक पार्टिकल का, फिर दूसरे पार्टिकल का, फिर तीसरे पार्टिकल का, फिर चौथे, ऐसे जितने भी पार्टिकल है सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग निकालेंगे और उन सभी को क्या कर देंगे, ऐड। अब प्रॉब्लम क्या है, उन सभी को हम ऐड तभी कर सकते हैं जब सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जितने भी पार्टिकल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अगर मैंने वो सारे के सारे सेम एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट किए, अगर सारे के सारे मैंने सेम एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट किए, तभी हम उनको क्या कर सकते हैं, एल्जेब्रिकली ऐड। अदरवाइज हम उनको एल्जेब्रिकली ऐड नहीं कर सकते। एक नोट डालो, फिर उसके नीचे मैं उसका एक्सप्लेनेशन बताता हूं आप लोगों को। अब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरा नहीं लिखोगे, अब आप क्या लिखोगे उसको शॉर्ट फॉर्म में, मिशन इम्पॉसिबल। ठीक है, सो एम आई ऑफ मेनी पार्टिकल सिस्टम, एम आई ऑफ मेनी पार्टिकल सिस्टम, किसी एक सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल है, एम आई ऑफ मेनी पार्टिकल सिस्टम कैन बी कैलकुलेटेड can be calculated by algebraic addition only if अटक गया क्या कहीं? mi of many particle system can be calculated by algebraic addition only if all the individual mi's, only if all the individual mi's, all the individual mi के बाद एपिस्टोफियस इस तरीके से लिख देना, mi's are calculated only if all the individual mi's are calculated about same axis of rotation। और एक्सिस ऑफ रोटेशन को पूरा लिखने की जरूरत नहीं, सिंपली क्या लिख दोगे, ए ओ आर। फिर से एक बार, एम आई ऑफ मेनी पार्टिकल सिस्टम कैन बी कैलकुलेटेड बाय एल्जेब्रिक एडिशन ओनली इफ ऑल द इंडिविजुअल एम आईज आर कैलकुलेटेड अबाउट सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं कि भाई मान लो आपको दो पार्टिकल दिए, यहां पे एक पार्टिकल दे दिया आपको क्या, m1, और यहां पे एक पार्टिकल दे दिया क्या, m2। आपने m1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट किया, और m2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये वाली एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट कर लिया। तो दोनों को अलग अलग एक्सिस के अबाउट रोटेट कर दिया,
इस केस में आप नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 प्लस I2 नहीं लिखोगे, क्योंकि हम इनको ऐड ही, समझ में आया? क्यों नहीं ऐड कर सकते? क्योंकि M1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये वाली एक्सिस के अबाउट निकाला, जबकि M2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये वाली एक्सिस के अबाउट निकाला। तो अलग अलग एक्सिस के अबाउट निकालेंगे तो हम उसको एल्जेब्रिकली ऐड। अगर हमें इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो हमें दोनों के लिए एक्सिस कैसी रखनी पड़ेगी? सेम। सपोज आपको कहा कि इसी एक्सिस के अबाउट चाहिए, तो इसके लिए इसके अबाउट ही रोटेट करेंगे और इसको भी इसी के अबाउट रोटेट करेंगे। पहले वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर I1 आया, दूसरे वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर कितना आया? I2 आया, तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कितना लिख सकते हो? I1 प्लस I2। क्यों लिख पा रहे हैं? क्योंकि दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने सेम एक्सिस के अबाउट क्या किया है? कैलकुलेट किया है। ठीक है, ठीक है। एक दो छोटे मोटे क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपन चलते हैं डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट सिस्टम के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ आप मुझे। क्वेश्चन में ऐसा है, एक कंपोजिट रॉड है जिसमें आधा पोर्शन वुड का है और आधा पोर्शन किसका है? स्टील का। आधा पोर्शन किसका है? वुड का। और आधा पोर्शन किसका है? लेटर से मैं कहूं कि इस तरफ वुड है और इस तरफ क्या है? स्टील। तो एक बार वुड के इस तरफ हिंज करके इसको क्या कर दिया? रोटेट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया? I1। और दूसरी बार स्टील की तरफ हिंज करके इसको क्या कर दिया? रोटेट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया? I2। आपको कमेंट करना है अबाउट I1 एंड I2, क्या दोनों केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आएगा या फिर किसी एक केस का ज्यादा आएगा और दूसरे केस का कम आएगा? क्या बड़ा होगा? हाँ, क्यों? क्योंकि स्टील भारी होता है और लकड़ी कैसी होती है? हल्की। अरे स्टील भारी होता है और लकड़ी कैसी होती है? तो पहले केस में भारी मास की रेडियस कैसी है? ज्यादा, जबकि दूसरे केस में भारी मास की रेडियस कैसी है? अरे यस और नो? तो डेफिनेटली मास तो दोनों केस में कैसा है? सेम। लेकिन पहले केस में ज्यादा मास ज्यादा रेडियस में मूव कर रहा है, जबकि दूसरी केस का ज्यादा मास कम रेडियस में मूव कर रहा है। तो डेफिनेटली पहले केस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा आएगा? ज्यादा। और दूसरे केस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा आएगा? कम। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? I1 इज ग्रेटर देन I2। कोई डाउट? पक्का? यहां पे आपको एक डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट सिस्टम दिया, एक एग्जांपल आपको समझा दे रहा हूं, उसके बाद आगे के सारे आपको होमवर्क दे दूंगा। तो ये मेनी पार्टिकल सिस्टम है। कितने पार्टिकल है? 1 2 3 4। 1 किलो का पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने डिस्टेंस पे है? 1। आपको पूछा है कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द गिवन पार्टिकल सिस्टम अबाउट एक्सिस AB। ये रही एक्सिस AB, दिख रही है आप लोगों को? इसी के अबाउट सबको क्या करना है? रोटेट। तो ये 1 kg वाला ऐसे रोटेट होगा, 2 kg वाला, ये सभी को इसी के अबाउट रोटेट करना है। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं? तो 1 kg वाला कितनी रेडियस में मूव करेगा? 1 मीटर। 2 kg वाला कितनी रेडियस में मूव करेगा? 2 मीटर। 3 kg वाला, 4 kg वाला, लेकिन सभी की एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसी है? सेम। तो अगर मुझे नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो क्या मैं एक ही स्टेप में डायरेक्टली लिख सकता हूं? यस सर। पहले वाले का तो सारे पॉइंट मासेस है, पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है कितना होता है? mr²। तो पहले वाले का 1 × 1², दूसरे वाले का 2 × 2², तीसरे वाले का 3 × चौथे वाले का 4 × आंसर कितना आ जाएगा? 100 kg/m²। अरे ठीक है, समझ में आया क्या किया? सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम एक्सिस के अबाउट निकाले हैं, इसलिए उन सभी को क्या कर दिया मैंने? एल्जेब्रिकली ऐड। कोई डाउट? पक्का? चलो एक क्वेश्चन का आंसर आप बताओ। समझ में आ रहा है आपको? पार्टिकल्स एक 4 किलो का है, एक 2 किलो का है और एक 3 किलो का है। 4 किलो वाले को यहां रखा है वाई एक्सिस पे, 2 किलो वाले को 0, -2 पे रखा है, 3 किलो वाले को 0, -4 पे रखा है, और इन तीनों को एक साथ रोटेट कर रहा हूं कौन से एक्सिस के अबाउट? एक्स डैश। किसके अबाउट रोटेट कर रहा हूं? एक्स डैश। तो ये इस तरीके से किसी सर्कल में जाएगा? अरे जाएगा भाई। ये इस किसी बड़े सर्कल में इस तरीके से जाएगा, अरे यस और नो? और ये और बड़े सर्कल में जाएगा इस तरीके से। ये तीनों एक साथ क्या कर रहे हैं? रोटेट। आपको इस सिस्टम का क्या चाहिए? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बताओ। आगे कार्तिक, क्या हुआ?
नहीं बन रही है आज लोग, आजकल तुम लोगों से फिजिक्स मार्क्स तो मैंने देखे तुम लोगों के एग्जाम में। क्यों? मुझे लगा 92 मार्क्स ओवरऑल भी नहीं आए इतने तो तुम्हारे, फिजिक्स में कहाँ से आएंगे? क्यों, कितने नंबर आए तेरे? तो तेज तो बहुत चलता है तू, तो फिर एग्जाम में कहाँ जाता है? क्यों? क्यों? क्यों जल्दी करना है भाई? ट्रेन छूट रही है तेरी? देखो, इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 4 kg का मास कितनी रेडियस में मूव करेगा? 3। यस और नो? 2 kg का कितनी रेडियस में मूव करेगा? -2 नहीं, रेडियस तो कितनी होगी? 2 होगी। वैसे भी आप उसको स्क्वायर करोगे तो वापस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और 3 kg का मास कितनी रेडियस में मूव करेगा? 4। सो व्हाट विल बी टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया? m1 कितना है बेटा आपका? 4। इसके साथ किसका स्क्वायर कर देंगे? 3 का। प्लस m2 कितना है? 2। इसके साथ किसका स्क्वायर कर देंगे? 2 का। प्लस m3 कितना है आपका? 3। और इसके साथ किसका स्क्वायर कर देंगे? 4 का। ये हो जाएगा 4 × 9 प्लस 2 × 4 प्लस 3 × 16। कितना आ जाएगा? 4 9 जा 36। 2 × 4 16 × 3। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, कितना आ जाएगा? 44। यस और नो? इसमें 50 में कितना कम है? 6। इसमें 50 में कितना कम है? 2। टोटल कितना कम हुआ? 8। तो 100 में से 8 गए, बचा कितना? kg मीटर स्क्वायर। कोई डाउट है? अरे कोई डाउट है? समझ में आया? यस और नो? सबसे पहले क्या ढूंढनी पड़ेगी अपने को? एक्सिस ऑफ रोटेशन, कि किस एक्सिस के अबाउट आप रोटेट करवा रहे हो। फिर जितने भी मासेस हैं सभी की डिस्टेंस लिखनी पड़ेगी, कहां से? एक्सिस ऑफ रोटेशन से। सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे किसके अबाउट? एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। और फिर उन सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या कर देंगे अपन? ऐड कर देंगे। अरे ठीक है। सो दिस इज अबाउट व्हाट? मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट सिस्टम। ये क्या हो गया आपके लिए? ये भी क्या हो गया? ये भी क्या हो गया? ये तो टॉर्क का क्वेश्चन आ गया। अगर आपको यहां से आती है डिफिकल्ट चीजें, सुनो, जैसे मैंने आपको सेंटर ऑफ मास के लिए डेरिवेशन सिखाए थे, याद है? सेंटर ऑफ मास का कैलकुलेशन याद है ना? तो किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास का कैलकुलेशन निकालने के लिए अपन करते थे इंटीग्रेशन dmx अपॉन इंटीग्रेशन dm। यस और नो? कौन सी बॉडी की बात कर रहा हूं मैं? कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट सिस्टम। तो यहाँ पे जो रिजिड बॉडी होती है वो भी कैसा एक जिसमें कितने मास होते हैं? ये इसको रिजिड बॉडी कह दो तो इसमें कितने मास है भाई? इनफाइनाइट। कितने मासेस हैं? और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं पूछ लूं ये वाली एक्सिस के अबाउट, भाई इसको ऐसे अगर रोटेट करो तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? तो आपको कहोगे सर बहुत सारे मासेस हैं और सारे मासेस अलग अलग रेडियस में क्या कर रहे हैं? मूव। तो हमें देखना पड़ेगा कि इसमें सबसे पहले मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। यस और नो? सबसे पहले देखना पड़ेगा कि मास किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसमें किसमें मास डिस्ट्रीब्यूटेड दिख रहा है आपको? लाइन पे। अगर एक पेपर लेता तो उसमें मास किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता? सरफेस पे। अगर एक बॉल लेता तो उसमें मास किस में डिस्ट्रीब्यूटेड होता? वॉल्यूम में। क्यों देखना पड़ा मास डिस्ट्रीब्यूशन? क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूशन देखने के बाद ही हमें पता चलेगा कि हमें एलिमेंट किस तरीके का लेना है। अगर मास लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो एलिमेंट कैसा लेंगे? लीनियर। अगर मास सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो एलिमेंट कैसा लेंगे? एरिया वाला। अगर मास वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो एलिमेंट भी कैसा लेंगे? वॉल्यूम वाला। उस एलिमेंट का छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे और एलिमेंट हमेशा इस तरीके का लेंगे कि वैसे बहुत सारे एलिमेंट ऐड करें तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट बन जाए। अरे याद है पिछले चैप्टर के इंटीग्रेशन? अभी आए, अगले चैप्टर में फिर से आएंगे सेम इंटीग्रेशन। तो आपको याद रखना है अगर लीनियर ऑब्जेक्ट है तो एलिमेंट कैसे लेते हैं? एक्स डिस्टेंस पे छोटा सा एलिमेंट कितनी लेंथ का? dx। ऐसे करते थे, जिसका छोटा सा मास लिखते थे कितना? लैम्डा dx, वेयर लैम्डा इज व्हाट? मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है। अगर एक सर्कुलर डिस्क है तो उसमें एलिमेंट क्या लेते थे अपन? सर्कुलर डिस्क में एलिमेंट क्या लेते थे? रिंग। सर्कुलर डिस्क में एलिमेंट क्या लेंगे? बहुत सारी छोटी छोटी रिंग को ऐड करूंगा तो पूरी की पूरी डिस्क बन जाएगी। यस और नो? तो इस तरीके से अलग अलग एलिमेंट के केस में, अलग अलग ऑब्जेक्ट के केस में एलिमेंट कैसा लेंगे? अलग अलग। मैं आपको कुछ डेरिवेशन करवाऊंगा, ठीक है? किसी काम का क्या है? फाइनल रिजल्ट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बहुत सारे डेरिवेशन किए अपन ने, आपने बहुत सारे क्वेश्चन लगाए, पीवाईक्यू लगाए, सब कुछ लगाए, आया कहीं पे इंटीग्रेशन का काम में क्या आता है? फाइनल रिजल्ट। तो यहां पे भी हमें किससे लेना देना होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फाइनल रिजल्ट से।
करेंगे कैसे, किसी भी क्वेश्चन को वो समझते हैं। तो मान लो आपको एक रिजिड बॉडी दी हुई है, क्या दी हुई है, एक क्या है ये, रिजिड बॉडी। क्या है भाई ये, अरे क्या है ये, क्या है ये, रिजिड बॉडी। सो दिस इज अ रिजिड बॉडी। अब अगर इस रिजिड बॉडी का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ लिया कि मैं इस रिजिड बॉडी को, मैं इस रिजिड बॉडी को ये पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट रोटेट करना चाहता हूं, दिख रही है आपको एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट हम इस रिजिड बॉडी को क्या करना चाहते हैं, इस एक्सिस के अबाउट हम इस रिजिड बॉडी क्या करना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू रोटेट दिस रिजिड बॉडी अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्सिस। मैं इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट इस रिजिड बॉडी को रोटेट करना चाहता हूं, तो ये क्या हो गई इसकी एक्सिस ऑफ। अब आप कहोगे सर आप रोटेट करना चाहते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके अंदर कितने मास है, कोई बताएगा कितने मास है इसके अंदर, इनफाइनाइट, यस और नो। तो सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, मास डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, तो सबसे पहले आप देख करोगे क्या, आइडेंटिफाई मास डिस्ट्रीब्यूशन, कि मास किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तीन तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन हुआ क्या लिखेंगे अपन, लैम्डा, सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन हुआ क्या लिखेंगे अपन, सिग्मा, और वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन हुआ क्या लिखेंगे अपन, रो। लैम्डा कितना होता है, डीएम अपॉन डीएल। सिग्मा कितना होता है, छोटा सा मास ओवर छोटा सा एरिया, और रो क्या होता है, छोटा सा मास इन छोटा सा वॉल्यूम, ऐसे लिखते थे। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस तरीके का मास डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे इस केस में मास किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड दिख रहा है आपको, सरफेस पे। किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड दिख रहा है, तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, सिग्मा। अब वो सिग्मा कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल पे, वो सिग्मा कांस्टेंट भी हो सकता है और चाहे जो हो वैल्यू सिग्मा की, आपको सिग्मा की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई होगी। तो आप फिर क्या करोगे, आप इसके ऊपर क्या लोगे, एक एलिमेंट, फिर इसमें क्या लेंगे हम एक, और एलिमेंट का मास कितना लिखेंगे अपन, छोटा सा। तो मैंने यहां पे कोई भी एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया जिसका छोटा सा एरिया है, कितना डी है, कितना एरिया है इसका, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी डिस्टेंस पे, लेटेस्ट से आर, कितने डिस्टेंस पे एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो आप कहोगे सर इसके कारण छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, इसके कारण क्या आएगा, छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सबसे पहले आपने क्या कंसीडर किया, सबसे पहले आपने क्या देखा, मास डिस्ट्रीब्यूशन। फिर उसके बाद आप क्या कंसीडर करोगे, एलिमेंटल मास। कंसीडर एलिमेंटल मास, छोटा सा मास आपको कंसीडर करना है, एलिमेंटल मास कंसीडर कर लेना है। फिर उस एलिमेंटल मास का आप क्या लिखोगे, छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और कितना आएगा छोटा सा मास, भाई अगर ये एक पॉइंट मास है, पॉइंट मास अगर किसी सर्कल में जाता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है कितना लिखते हैं, डीएम आर स्क्वायर। कितना लिखते हैं, तो उसका छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लोगे कितना, डीएम आर स्क्वायर। और फिर ऐसे सारे छोटे छोटे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को प्रॉपर लिमिट्स के अंदर क्या कर देंगे अपन, इंटीग्रेट। तो क्या मिल जाएगा अपने को, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आया समझ में, अरे आया समझ में, यस और नो। 2 3 4 एग्जाम्पल के साथ अपन बढ़ते हैं, लिख लेना। पहला एग्जाम्पल, सपोज आपको कहा, ये कहां से आ गया सपोज आपको कहा कि आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड। ये एक रॉड है, ये क्या है, एक, इस रॉड का टोटल मास कितना देके रखा है, m, और टोटल लेंथ कितनी देके रखी है, l। तो अगर इसका मास टोटल m है और टोटल लेंथ l है, तो इसके लिए लेमडा कितना लिख सकता हूं मैं, m/l। यस और नो, लेमडा कितना लिख सकते हैं। आपको कहा कि इसको आपको रोटेट करना है इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट, तो ये क्या होगा इस पर्टिकुलर रॉड के लिए, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब आप कहोगे सर एक मास तो एकदम एक्सिस ऑफ रोटेशन पे है, यस और नो, और एक मास कितनी डिस्टेंस पर है, एल, और बाकी सारे मासेस की डिस्टेंस जैसे जैसे आगे जाते हैं कंटिन्यूअसली क्या करती जाती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट लेना पड़ेगा। कैसा एलिमेंट लेंगे भाई, सबसे पहला तो क्या काम था, आइडेंटिफाई मास डिस्ट्रीब्यूशन। कैसा मास डिस्ट्रीब्यूशन है, लीनियर, तो हमने क्या लिख लिया, लैम्डा। दूसरा काम क्या है, कंसीडर एलिमेंटल मास। तो एलिमेंटल मास कैसे कंसीडर करोगे, तो आप कहोगे सर एक काम करो, यहां से कितनी डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लो जिसकी लेंथ कितनी है, dx। अगर इसकी लेंथ dx है तो इसका मास कितना होगा, dm, जिसकी वैल्यू डेफिनेटली कितनी होगी, लैम्डा dx। यस और नो। और ये पॉइंट मास है कितनी रेडियस में रोटेट करने वाला है, x। ये पॉइंट मास है कितनी रेडियस में रोटेट करने वाला है,
तो इसका छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हो आप, कितना आना चाहिए, डीएम एक्स स्क्वायर। अरे यस और नो, इसका छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आना चाहिए, डीएम एक्स स्क्वायर। डीएम की जगह क्या रखूंगा मैं, लैम्डा डीएक्स, जिसमें लैम्डा की जगह क्या रखूंगा, एम बाई एल। तो डीएम की जगह रख दूंगा मैं लैम्डा डीएक्स, इधर लिख दिया, और इधर क्या लिख दिया मैंने, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आपको क्या मिल गया, छोटू सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू एम बाई एल एक्स स्क्वायर डीएक्स। और फिर मैंने कहा दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेट इन प्रॉपर लिमिट्स, इन प्रॉपर। तो मैं कहूंगा अगर मैंने सारे एलिमेंट कंसीडर किए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनिशियली तो 0 था, लेकिन फाइनली कितना हो जाएगा, आई। लेकिन इस आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए कहां से कहां तक के एलिमेंट लेने पड़ेंगे, तो हमने किस चीज को चेंज किया यहां पे, एक्स को। राइट हैंड साइड क्या चेंज हो रहा है, एक्स। राइट हैंड साइड क्या चेंज हो रहा है, तो सारी एलिमेंट के लिए किसकी लिमिट रखेंगे अपन, एक्स की। तो पहला एलिमेंट यहां लूंगा, अरे पहला एलिमेंट यहां लूंगा, और ये पहले एलिमेंट के लिए एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 0। और आखिरी एलिमेंट यहां लूंगा, इस आखिरी एलिमेंट के लिए एक्स की वैल्यू कितनी आएगी। तो मुझे कहां से कहां तक के एलिमेंट लेने हैं, कहां से कहां तक के एलिमेंट लेने हैं, एक्स इक्वल टू 0 से लेके एक्स इक्वल टू एल तक के। यस और नो। लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रेशन तो डी आई का कितना हो जाएगा, आई। राइट हैंड साइड जो कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, क्या बाहर आ गया, एम बाई एल। और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब बाई, लेकिन इस एक्स क्यूब की लिमिट कहां से कहां तक, अंदर रखेंगे तो एल क्यूब माइनस जीरो क्यूब, जीरो क्यूब कितना हो जाएगा, 0। तो ऊपर कितना आएगा, एल क्यूब, नीचे कितना है, एल, एक एल कट जाएगा तो ऊपर कितना बचेगा, एल स्क्वायर। सो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड, एम एल स्क्वायर बाई। तो अगर कोई एक रॉड है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, एम एल स्क्वायर बाई 3। किसी भी एक्सिस के अबाउट नहीं, रॉड को अगर किसके अबाउट रोटेट करवाया, देखो इस रॉड को अगर ऐसे रोटेट करवाऊंगा तो कुछ मासेस 0 रेडियस में गए और कुछ मासेस कितनी रेडियस में गए, एल। लेकिन अगर मैं एक्सिस बीच में रख लेता तो फिर कोई भी मास एल रेडियस में नहीं जाता, मासेस कहां से कहां तक जाते, फिर 0 से। तो अगर एक्सिस चेंज करोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या हो जाएगा, एक्सिस चेंज करोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या हो जाएगा। तो ये जो आपने लिखा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन, याद है कहां लिखा था, कहां लिखा था, ये लिखा था। तो एक तो आपने लिखा किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास पे। दूसरा लिखा किस पे डिपेंड करता है, और तीसरा क्या लिखोगे, किस पे डिपेंड करेगा, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन। सेम ऑब्जेक्ट के लिए अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन अलग अलग लेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कैसा आएगा, अलग अलग। जैसे कि इसी केस में अगर मैं आपको कहूं कि अब निकालो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस बार एक्सिस कहां से पास करवाई, देखो इस बार एक्सिस कहां से पास करवाई, दिख रही है आप लोगों को ना एक्सिस। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट करूंगा तो आप कहोगे फिर से मास किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेंथ पे। अरे मास किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, लैम्डा, जिसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी। फिर उसके बाद इसमें क्या लेना पड़ेगा मुझे, एलिमेंट। तो एलिमेंट हमेशा कहां से लेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट लिया जिसकी लेंथ कितनी है, dx। तो उस छोटे से एलिमेंट का मास कितना आएगा, dm, जिसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, इसका छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, di, दैट इज dm एक्स स्क्वायर। dm की जगह m बाई एल और dx को इधर लिखा और इधर क्या लिख लिया, एक्स स्क्वायर। इधर इंटीग्रेट करूंगा तो इधर भी क्या करूंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कहां से कहां जाएगा, 0 से आई। लेकिन इधर देखो लिमिट, तो पहला एलिमेंट यहां पे लूंगा, अरे लूंगा, और आखिरी एलिमेंट यहां पे लूंगा, यहां से लेके यहां तक के सारे एलिमेंट चाहिए ना। तो पहला एलिमेंट यहां से इधर कितनी डिस्टेंस पे, l/2, और आखिरी एलिमेंट यहां से इधर कितनी डिस्टेंस पे। तो अगर इसको ओरिजिन मान लो तो x की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, -l/2 से। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रेट करेंगे तो कितना मिल जाएगा, i। राइट हैंड साइड में m बाई एल किधर आ जाएगा, बाहर। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करूंगा तो कितना आएगा, तो 3 यहां लिख लिया, और इधर क्या लिख लिया मैंने, एक्स क्यूब, जिसकी लिमिट रख दी -l/2 से। इसको सॉल्व करूंगा तो m/3l तो नीचे है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर l/2 का क्यूब करूंगा तो कितना जाएगा, l³/8, माइनस l/2 का क्यूब करूंगा तो कितना आएगा, -l³/8। अरे यस और नो, माइनस माइनस कैसा हो जाएगा,
एल क्यूब बाई 8 प्लस एल क्यूब बाई 8, एल क्यूब बाई 4। एक एल से क्यूब कट जाएगा तो ऊपर कितना बचेगा, एल स्क्वायर, और नीचे 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12। तो कैलकुलेट करोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा। तो सेम रॉड को जब एंड के अबाउट रोटेट किया था तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया, एम एल स्क्वायर बाई 3। जबकि इसी को सेंटर के अबाउट रोटेट किया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया। कोई डाउट है, समझ में आ रहा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास पे डिपेंड करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड करेगा, और साथ ही साथ एक्सिस ऑफ रोटेशन पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, ठीक है। जिन लोगों को इंटीग्रेशन हजम नहीं हो रहा है वो क्या करेंगे, सिर्फ फॉर्मूला याद कर लेंगे। ठीक है कार्तिक, मैं कहा तेरे सामने हूं, पीछे थोड़ी हूं। मैं कोई लड़की हूं जो तेरे पीछे पढ़ूंगा, और लड़की होता भी तेरे जैसे के पीछे पड़ता। चुप ही रहा कर, इज्जत बची रहेगी। थोड़ी भी नहीं है मैंने बचाने के लिए। कोई बात, बुरा तो नहीं लगता भाई कार्तिक। क्या आपने, अरे तो ये तो बता दे, बुरा तो नहीं लगता। वो देखो, पूछो उससे किससे पढ़ते हो, सलीम सर। अरे बताओ तो, राजवंत सर तुम्हारी दोस्त है ना, किससे पढ़ती है बता दे। एक्स्ट्रा क्लास है संडे को आदित्य, संडे को एक्स्ट्रा क्लास है। हाँ, आ जाना ऐसा। नहीं मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, तू आएगा नहीं तो फिर मैं बेइज्जती किसकी करूंगा, मुझे बुरा लगेगा ना। ये कार्तिक, तुझे मतलब ऐसा बुरा नहीं लगता कभी कभी मेरे घर वालों ने नाम कार्तिक क्यों रख दिया। इससे मिलने के बाद तो लगता ही होगा। क्या सर, आप भी, आपकी शिकायत कर दूंगा मैं, फिर आपकी नौकरी चले जाएगी, फिर आपके बीवी बच्चे भूखे मरेंगे, फिर आप भी पंडित के बाजू में रोज चेतक पे बैठोगे। पंडित जगह रिजर्व करके रखियो मेरे लिए, सबके लिए। छाप लिया भाई, ये लिखो, ये रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है कौन सी एक्सिस के अबाउट, जो कि कहां से पास हो रही है, इसके एंड से। जमुरे तेरे पीछे वाला जगह एक सो रहा है, जगह है, गुड।
जल्दी, बहुत सारे रिजल्ट अपने को लिखने हैं। हो गया। ये जितने भी हम डेरिवेशन करने वाले हैं, इन सभी के रिजल्ट काम में आएंगे। क्या काम में आएंगे? रिजल्ट। बड़े बड़े। हो गया। MI ऑफ रॉड अबाउट सेंट्रल एक्सिस। क्या बातें चल रही है। हो गया। डायग्राम कौन बनाएगा? लिख लिया। बड़े। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। रिंग है जिसका मास कितना देके रखा है आपको? M। रेडियस कितनी देके रखी है? R। और एक एक्सिस है जो कि कहां से पास हो रही है? उसके सेंटर से। और प्लेन से कैसी है? परपेंडिकुलर। तो अगर आप ऐसे एक रिंग ले लोगे तो सारे मासेस की एक्सिस से कितनी डिस्टेंस रहेगी? R। सारे मासेस की एक्सिस से कितनी डिस्टेंस रहेगी? और पूरा का पूरा M मास कितनी रेडियस में मूव करेगा? R रेडियस में। पूरा का पूरा M मास किस रेडियस में मूव करेगा?
जब पूरा का पूरा एम मास आर रेडियस में मूव करता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है, एम आर स्क्वायर। एम मास जब आर रेडियस में मूव करता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है। तो आपको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि भाई यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उसकी वैल्यू डायरेक्टली कितने लिख सकते हैं अपन, एम आर स्क्वायर, क्योंकि ये रिंग है जिसका मास कितना है, एम, और इस रिंग के सारे मासेस कितनी रेडियस पर है, कितनी डिस्टेंस पे एक्सिस ऑफ रोटेशन से, आर। भाई ये थी इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, यस और नो, जिसके अबाउट रिंग क्या कर रही थी, रोटेट। तो रिंग के जितने भी मासेस है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी डिस्टेंस पर है, आर। तो जब पूरा का पूरा एम मास आर रेडियस में मूव करता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है, एम आर स्क्वायर। तो यहां पे भी पूरा का पूरा एम मास कितनी रेडियस में मूव कर रहा है, आर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, एम आर स्क्वायर। कैलकुलेशन की कोई जरूरत। लेकिन अगर इसकी जगह आपको क्या दिया होता, डिस्क, अरे क्या दिया होता, तो डिस्क में आप कहोगे सर यहां के जो मासेस है वो कम रेडियस में मूव कर रहे हैं। अरे पास वाले मासेस कम रेडियस में मूव करेंगे और दूर वाले मासेस ज्यादा रेडियस में मूव करेंगे, करेंगे ना। तो हमें क्या लेना पड़ेगा इसके अंदर, एक एलिमेंट। अरे क्या लेना पड़ेगा, अब प्रोसेस के थ्रू चलते अपन। क्या कहती है भाई प्रोसेस, प्रोसेस कहती है सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा अपने को, सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, टाइप ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो किस तरीके का मास डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे, किस तरीके का मास डिस्ट्रीब्यूशन है भाई, सरफेस पे है, लाइन पे है, या एरिया वॉल्यूम में है, सरफेस पे, किस पे है। इसलिए हमने रिंग एलिमेंट क्या लिया, एक रिंग ली, क्या लिया हमने एलिमेंट, एक रिंग। अरे क्या लिया अपन ने एलिमेंट, क्या लिया अपन ने एलिमेंट, रिंग एलिमेंट। अब ये एलिमेंट कैसे लेंगे, इस तरीके की बहुत सारी रिंग, सबसे पहली रिंग छोटी सी रहेगी और उस रिंग की रेडियस कंटिन्यूअसली क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। सो व्हाट विल बी चेंजिंग, रेडियस, व्हाट विल बी चेंजिंग। ये कहां से देख रहे हो आप, साइड से, ये कहां से देख रहे हो। अगर इसी को ऊपर से देखोगे तो कैसा दिखेगा, अगर आप इसी को कहां से देखोगे, ऊपर से, इसी को कहां से देखोगे, टॉप व्यू, इसी को कहां से देखोगे, ऊपर से देखोगे, इसी को ऊपर से देखोगे, इसी को कहां से देखोगे, ऊपर से, तो आपको पता चलेगा कि ये इसका सेंटर है। अरे है, सॉरी, इसका सेंटर होगा कहीं पे, है ना। और इसके अंदर फिर हम क्या लेंगे, छोटा सा एलिमेंट, इसके अंदर क्या लेंगे हम, छोटा सा एलिमेंट। सो दिस इज द एलिमेंट, अरे सॉरी, क्या लिया अपन ने इसके अंदर, एक एलिमेंट, ठीक है, क्या लिया हमने, एक, इसके अंदर हमने एक एलिमेंट ले लिया, जिस एलिमेंट की रेडियस कितनी देके रखी है, एक्स, कितनी इस रेडियस, और इसकी थिकनेस कितनी है। ये एलिमेंट का है, एरिया है। कैसा एलिमेंट लिया, जिसका थोड़ा सा क्या है, एरिया। सबसे पहला काम क्या होता है, डिसाइड टाइप ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन, डिसाइड टाइप ऑफ, कैसा मास डिस्ट्रीब्यूशन है, सरफेस। तो इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा मुझे, सिग्मा। क्या लिखना पड़ेगा मुझे, क्या आएगी वैल्यू सिग्मा की, टोटल मास कितना है, एम, और टोटल कितने एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, पाई आर स्क्वायर। तो सिग्मा की जगह क्या लिख दूंगा, एम बाई पाई आर स्क्वायर। और इसी को मैं और लिख सकता हूं, छोटा सा मास डीएम इन छोटा सा एरिया डीए। तो ये जो छोटा सा एलिमेंटल मास लिया डीएम, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो एम बाई पाई आर स्क्वायर को एज इट इज रहने दिया और डीए को उधर जाके क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अब इसका एरिया कैसे लिखोगे, इस रिंग का, इस रिंग का एरिया कैसे लिखोगे, इसको देखो, एक तरीका है बाहर के एरिया में से अंदर का एरिया क्या कर दो, माइनस। लेकिन जब आप बाहर के एरिया में से अंदर का एरिया माइनस करोगे तो बहुत घटिया सी इक्वेशन आएगी जिसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आप क्या करो, इस रिंग को काट दो, इस रिंग को क्या कर दो, और काट के फैला दो। जब आप इस रिंग को काट के फैला दोगे, जब आप इस रिंग को काट के क्या करोगे, फैला दोगे, तो इसकी लेंथ कितनी आएगी, पेरीमीटर के बराबर। इसकी लेंथ कितनी आएगी, और इसकी थिकनेस किसके बराबर आएगी, dx के बराबर। इसका एरिया कितना आ जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ, 2 पाई एक्स। तो dA की जगह कितना लिख दूंगा मैं, 2 पाई एक्स dx। अरे आया समझ में, आया समझ में, पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। और फिर मुझे पता है कि ये जो एलिमेंट लिया वो क्या है, रिंग है, जो एलिमेंट लिया वो क्या है, और रिंग का छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है। व्हाट इज छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग, व्हाट इज छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग, इसका मास कितना है, dm, और रेडियस कितनी है, x। भाई रिंग अगर मास m होता और रेडियस r होती तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिखते, एम आर स्क्वायर। यहाँ पे उसी रिंग का मास m की जगह कितना है, dm, और रेडियस r की जगह कितनी है, x। तो कितना आ गया छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, dm x स्क्वायर।
इस डीएम को उठा के यहां रख दूंगा। जब इस डीएम को उठा के यहां रखूंगा तो डीएम में जो कांस्टेंट है वो बाहर, वो एक साथ लिख लेते हैं, 2m अपॉन आर स्क्वायर। 2m अपॉन, देखो यहां पे क्या है एक्स स्क्वायर और यहां पे क्या है एक्स। एक्स स्क्वायर और एक्स का मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा एक्स क्यूब। और यहां पे क्या बचेगा, फिर दोनों तरफ क्या कर देंगे अपन, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा। अच्छा इधर इंटीग्रेशन की लिमिट कहां से कहां तक लिखेंगे, समझ में आया। पहला एलिमेंट की रेडियस कितनी लेंगे 0, और फिर रेडियस एलिमेंट की बढ़ाते जाएंगे और आखिरी एलिमेंट की रेडियस किसके बराबर आएगी आर के बराबर। इसलिए इंटीग्रेशन की लिमिट कहां से कहां तक रख दी 0 से, कांस्टेंट बाहर ले लिया, क्या है कांस्टेंट भाई 2m बाई आर स्क्वायर। अब बताओ एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन, एक्स की पावर 4 बाई, तो 4 नीचे ले लिया और इधर एक्स की पावर 4 लिख लिया, जिसकी लिमिट कहां से कहां तक 0 से, तो हो जाएगा आर की पावर 4 और नीचे आर स्क्वायर, तो ऊपर क्या बचेगा। सो और ये 2 से 4 जाए कितनी बार, सो व्हाट विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क m आर स्क्वायर बाई 2। m मास r रेडियस की रिंग लेते, m मास और r रेडियस की रिंग लेते तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता एम आर स्क्वायर। जबकि m मास और r रेडियस की डिस्क ली तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया एम आर स्क्वायर बाई 2। और ये सारी कौन सी एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट किया है, ये भी कौन सी एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट किया है सेंट्रल, जो कि सेंटर से पास और प्लेन के कैसी हो परपेंडिकुलर, सेंटर से पास और प्लेन के कैसी हो। बहुत सारी अलग अलग एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा आएगा अलग अलग। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो कि हमें याद रखना है। इसके अलावा किसी और एक्सिस के अबाउट अगर पूछा तो उसको कैलकुलेट करने के तरीके अलग है, वो भी अपन सीखेंगे। इनको याद रखेंगे तभी किसी दूसरी एक्सिस के अबाउट आप कैलकुलेट कर पाओगे। अगर ये स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको याद नहीं है तो किसी दूसरी एक्सिस के अबाउट भी आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। बहुत छोटे छोटे से रिजल्ट अभी तक अपन ने पढ़े। पॉइंट मास एम आर स्क्वायर, रॉड एंड के अबाउट एम एल स्क्वायर बाई 3, रॉड सेंट्रल एक्सिस के अबाउट एम एल स्क्वायर बाई 12, रिंग सेंट्रल एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर, डिस्क सेंट्रल एक्सिस के अबाउट, और ऐसे बहुत सारे तरीके के क्या हो सकते हैं आपके रिजल्ट। मैं डायरेक्ट रिजल्ट बता दे रहा हूं। तो अगर आपको दे दे क्या हॉलो स्फीयर, क्या दे दे हॉलो स्फीयर, और इसका क्या पूछ ले मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या पूछ ले इसका, तो अगर ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, आप इसके लिए कहीं पे भी एक्सिस ऑफ कोई भी डायमीटर बना लो, सारे डायमीटर कैसे रहेंगे सेम, सारे डायमीटर कैसे रहेंगे। तो फॉर अ हॉलो स्फीयर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, क्योंकि डायमीटर इसकी सेंट्रल एक्सिस होगी, यस और नो। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर अबाउट डायमीटर इज 2/3 m आर स्क्वायर। अगर इसका मास कितना है m, रेडियस कितनी है r, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा इसका 2/3 m आर स्क्वायर। ठीक है। और अगर इसी की जगह कैसा स्फीयर होता सॉलिड, ये बताओ इस बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो से ज्यादा आएगा या कम आएगा। मास और रेडियस सेम है, मास इसका भी हॉलो का भी m है और सॉलिड का भी कितना है m, रेडियस हॉलो की भी m है और सॉलिड की भी कितनी है m। तो किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होना चाहिए, हॉलो स्फीयर का या सॉलिड स्फीयर का, हॉलो का। क्योंकि सॉलिड में तो वो m मास कहां से कहां तक है, सेंटर से लेके सरफेस तक, तो कुछ मास ही कैपिटल R की रेडियस में मूव कर रहा है, बाकी सब उससे कम में। जबकि हॉलो में पूरा का पूरा मास कहां पे है सरफेस पे, तो सारे के सारे मास ज्यादा रेडियस में मूव कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कैसा होना चाहिए ज्यादा। अरे यस और नो। तो हॉलो का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा आएगा ज्यादा, और सॉलिड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा आएगा कम। तो हॉलो का कितना लिखा अपन ने 2/3 एम आर स्क्वायर। और जब सॉलिड स्फीयर है तो इसमें भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिस एक्सिस के अबाउट निकालेंगे उसे अपन डायमेट्रिकल एक्सिस कह सकते हैं। अरे यस और नो। सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमेट्रिकल एक्सिस इज 2/3 की जगह 2/5 एम आर स्क्वायर। कोई डाउट। हॉलो स्फीयर का याद रखना है रिजल्ट, हॉलो स्फीयर का 2/3 एम आर स्क्वायर और सॉलिड स्फीयर का 2/5 एम आर स्क्वायर। अगर आपको एक सॉलिड सिलेंडर दे दिया, क्या दे दिया एक सॉलिड, और इसको इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट क्या कर रहे हैं अगर अपन रोटेट, ये वाली एक्सिस के अबाउट क्या कर रहे हैं अगर, तो अगर आप इसको ऊपर से देखोगे तो आपको ये डिस्क जैसा नहीं दिखेगा क्या, अरे दिखेगा ना। तो आप ये कह सकते हो कि एक मोटी सी डिस्क है। ये कैसी डिस्क है, उस डिस्क में भी मास कहां से कहां तक होता था सेंटर से लेके आर तक, और इसमें भी मास कहां से कहां तक है सेंटर से लेके। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का
फॉर्मूला हमने डिस्क के लिए यूज किया था, वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला मैं किसके लिए यूज कर सकता हूं? सॉलिड सिलेंडर। सो व्हाट विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया? व्हाट विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया? डिस्क का कितना होता था, तो सॉलिड सिलेंडर का भी कितना होगा? और अगर हॉलो सिलेंडर का पूछूं मैं आपसे तो कितना आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट? जल्दी से सोच के बताओ। ऊपर से देखोगे तो कैसा दिखेगा? रिंग जैसा। अरे कैसा दिखेगा? तो रिंग में जिस तरीके का मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसी तरीके का मास डिस्ट्रीब्यूशन इसके अंदर है। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का आता था वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका भी आएगा। कितना आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? एम आर स्क्वायर। कोई डाउट है? अरे पक्का। तो इस तरीके से ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स थे जो कि हमें पता होने चाहिए। ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स थे जो कि हमें पता होने, क्या थे स्टैंडर्ड रिजल्ट? मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रॉड, फॉर रिंग, डिस्क, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, एक और बताता हूं मैं रिजल्ट। अगर मान लो आपको एक हॉलो कोन दे दें, क्या दे दें आपको? एक, ये क्या है? कोन। वो भी कैसा है? खोखला। कैसा कोन है? और इसको ये वाली एक्सिस के अबाउट में रोटेट कर रहा हूं। क्या दे के रखा है आपको? हॉलो कोन, जिसका मास कितना है? m, और रेडियस कितनी देके रखी है इसकी? r। व्हाट विल बी इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया? बताओ जरा। ऊपर से देखेंगे कैसा रोटेट होते दिखेगा? डिस्क की तरह। मास कहां से कहां तक दिखेगा? सेंटर से लेके सरफेस तक। नहीं दिखेगा क्या? अरे दिखेगा ना। मास कहां से कहां तक दिखेगा? सेंटर से लेके, या फिर इसको ऐसे पिचका दो। कोन लिया और कोन को क्या कर दिया आपने? पिचका दिया। तो क्या बन जाएगी वो? अरे बन जाएगी, लेकिन हॉलो कोन को ही पिचका पाओगे। सॉलिड कोन को पिचकाने जाओगे तो पैर में घुस जाएगा। अरे यस और नो? सॉलिड कोन थोड़ी पिचकेगा, लेकिन हॉलो कोन क्या करेगा? पिचक जाएगा। तो जब हॉलो कोन को हम पिचकाएंगे तो किस तरीके से दिखेगा हमें? डिस्क की तरह। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का होगा वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका होगा? हॉलो कोन का। तो कितना आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो कोन का? एम आर स्क्वायर बाई 2। अरे कोई डाउट है? पक्का? पक्का। तो ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो कि हमें क्या रखने चाहिए? याद। ठीक ठीक। दो एक्सेस थ्योरम होती है, पढ़ा दूं क्या? ये रिजल्ट लिखोगे फिर पढ़ाऊं? घर जाके लिख लेना, ठीक है। देखो हमने क्या किया अभी तक? हमने अभी तक मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा था। हमने अभी तक मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा था। हमने अभी तक मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा है किसी भी बॉडी के लिए। तो हमने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा है किसी भी बॉडी के लिए अभी, वो एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट लिखा है। जैसे कि हमने रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन से एक्सिस के अबाउट निकाला भाई? रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन से एक्सिस के अबाउट निकाला हमने? जो कि उसके सेंटर से पास और प्लेन के कैसी हो? परपेंडिकुलर। जो कि उसके सेंटर से पास और प्लेन के कैसी हो? अगर मान लो मैं आपको कहूं कि ये डिस्क है और मुझे ये वाली एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट करवाना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? हमें पता नहीं है। या फिर मैं कहूं कि डिस्क तो ऐसी रखी लेकिन ये वाली एक्सिस नहीं ले रहा हूं, मैं इसके अबाउट रोटेट कर रहा हूं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? तो हमें एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट रिजल्ट पता है, और अगर वो रिजल्ट पता है तो फिर हमारे पास दो थ्योरम होती है जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कैलकुलेशन में आती है। एक होती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम और एक होती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। और इनका यूज करके हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी अदर एक्सिस। अबाउट एनी अदर एक्सिस। क्या कहती है एक्सिस थ्योरम वो समझो। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है कि मान लो आपके पास एक एक्सिस है जो कि कहां से पास हो रही है? सेंटर ऑफ मास से। एक एक्सिस है वो कहां से पास हो रही है? सेंटर ऑफ मास से। ये ऑब्जेक्ट 1D हो 2D हो 3D हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऑब्जेक्ट 1D हो 2D हो 3D हो कोई फर्क। दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट्स। दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स, चाहे वो ऑब्जेक्ट 1D हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट 2D हो, या फिर चाहे वो ऑब्जेक्ट 3D हो। आपको एक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है जो कि कहां से पास हो रही है उस ऑब्जेक्ट में? सेंटर ऑफ मास से। कहां से पास हो रही है उस ऑब्जेक्ट में? कहां से पास हो रही है उस ऑब्जेक्ट में? सेंटर ऑफ मास से।
अगर आपको सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो आप उसके पैरेलल में कोई भी एक्सिस ले लो, उसके अबाउट आप सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर सकते हो। आप उसके पैरेलल में कोई भी एक्सिस ले लो, उसके अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट। जैसे कि यहां पे ये वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, आईसी। लेटेस्ट इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया, आईसीएम। कितना आया? और एक दूसरी एक्सिस है जो कि इसके पैरेलल है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे के रखी है, डी। और आपको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ लिया, आपको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आप कहोगे सर अगर यहां पे डेरिवेशन सिखाऊं या डायरेक्ट रिजल्ट सिखाऊं? डेरिवेशन। मान लो यहां पे कोई एक पॉइंट मास था, यहां पे क्या था, कोई भी एक पॉइंट मास। तो इससे डिस्टेंस कितनी थी इसकी, आरसी। ये हो गई डिस्टेंस कहां से, सेंटर से। ये डिस्टेंस कहां से हो गई, और इससे डिस्टेंस कितनी आएगी इसकी, कुछ अलग आएगी, आर। अरे यस और नो, यस और नो। तो अगर मैं यहां पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालूंगा तो कितना लिखूंगा, डीएम आर सी स्क्वायर। जबकि इस एक्सिस के अबाउट निकालूंगा तो कितना निकालूंगा, डीएम आर स्क्वायर। अरे यस और नो। एक के अबाउट निकालूंगा डीएम आर सी स्क्वायर, और एक के अबाउट निकालूंगा डीएम आर स्क्वायर। यस और नो। और ये जो आर स्क्वायर है, ये जो आर स्क्वायर है, इसको मैं लिख सकता हूं आर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। देखो ये एक्सिस, इसको आप इसको जब आप टॉप व्यू से देखोगे तो आपको अच्छे से दिखेगा। यहां पे कोई एक पॉइंट है, यहां पे पास हुई कौन सी आपकी, सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस। यहां से क्या पास हो रही है आपकी, सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस, और यहां से वो दूसरी वाली एक्सिस पास हो रही है, लेटेस्ट से। तो आपको ये डिस्टेंस पता है, कितनी है डिस्टेंस, डी। आपको ये डिस्टेंस भी पता है, कितनी है डिस्टेंस, आरसी। और ये वाली डिस्टेंस कितनी, लेटेस्ट से, आर। अगर मैं ये वाली एक्सिस के अबाउट रोटेट करवाऊंगा इस मास को, एम को, इस वाली एक्सिस के अबाउट रोटेट करवाऊंगा किसको, एम को, सो व्हाट विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रल एक्सिस। तो आप लिख दोगे एम आरसी का होल स्क्वायर। यस और नो। जबकि अगर मैं ये वाली एक्सिस के अबाउट रोटेट करवाऊंगा तो ये वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, आई। और ये वाली एक्सिस से इस मास की डिस्टेंस कितनी है, आर। तो व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, एम आर स्क्वायर। और यहां पे एम और आर स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं, आर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। कैसे लिखा, पाइथागोरस से। कैसा लिख दिया, तो ये दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा आई इज इक्वल टू एम आर सी स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर। व्हाट इज एम आर सी स्क्वायर, आई सी। व्हाट इज एम आर सी स्क्वायर, so moment of inertia about any axis which is not passing through center of mass, which is not passing through center of mass, can be given as IC plus MD square, can be given as IC plus। तो हमें पता कौन सा होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस का। किसका पता होना चाहिए भाई, सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना है, आईसी। अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना है, आईसी, तो किसी दूसरी एक्सिस जो कि उसी एक्सिस के पैरेलल है उसके अबाउट कितना आएगा, आईसी प्लस एमडी स्क्वायर, वेयर एम इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस। हमने एक ऑलरेडी रिजल्ट डिराइव किया है, उसी को पढ़ते हैं। एक रॉड थी अपने पास, ये रॉड। इस रॉड का ये वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, जरा बताओ तो। कौन सी एक्सिस, ये वाली एक्सिस। इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, आपको पता है ना, कितना आया था, हाँ पक्का। तो ये वाली एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट किया मैंने, तो ये वाली एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, ये वाली एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं कह सकता हूं कि दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। इस रॉड का सेंटर ऑफ मास यही तो होगा, अरे होगा ना। तो ये जो है ये आईसी है, और इस आईसी की वैल्यू कितनी है, एम, जल्दी से बता दो, एम एल स्क्वायर बाई 12, यही आता है। मैं आपको पूछूं व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू एंड। अब आपको रिजल्ट पता है, आपको ऑलरेडी रिजल्ट, लेकिन मैं इसको पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकालने की कोशिश कर रहा हूं। तो भाई इसके अबाउट अगर आईसी है तो ये सेंटर ऑफ मास से पास तो नहीं हो रही है, ये क्या सेंटर ऑफ मास से पास हो रही, तो इसके अबाउट कितना आना चाहिए, आई। इसके अबाउट कितना आना चाहिए, इस रॉड का मास कितना है, एम, और इन दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस कितनी है, L/2। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला, आई इज इक्वल टू आई सी प्लस एम डी स्क्वायर। अरे यस और नो, आई निकालना है अपने को, आईसी दिया है, कितना दिया है आईसी, एम एल स्क्वायर बाई 12।
प्लस एम, और डी स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा, एल स्क्वायर बाई 4। एम एल स्क्वायर किधर ले लिया मैंने, बाहर। 12 क्या ले लिया मैंने, एलसीएम, तो ऊपर बचा 1 और नीचे बचा कितना, और यहां से 1 बचेगा, और यहां कितना बचा, 1 + 3, 4/12। क्या गया आंसर, जल्दी से बता दो। यही फॉर्मूला निकाला था आपने, और यही फॉर्मूला निकाला था आपने। पहले हमने ये दोनों रिजल्ट कैसे निकाले थे, इंटीग्रेशन। पहले हमने ये दोनों रिजल्ट कैसे निकाले थे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर मुझे सेंटर ऑफ मास वाला रिजल्ट पता है तो बाकी कोई भी रिजल्ट में आसानी से निकाल सकता हूं। यस और नो, यस और नो। जैसे कि हमने पढ़ा था किसी एक स्फीयर के लिए, किसके लिए पढ़ा था अपन ने, सॉलिड स्फीयर की बात कर रहा हूं या हॉलो की, सॉलिड की बात कर लेते, किसकी बात कर लेते हैं, सॉलिड स्फीयर। तो ये क्या था आपका, एक सॉलिड स्फीयर। इस सॉलिड स्फीयर में अगर मैं आपसे ये वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछो तो आपको पता है होता है कि ये वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है भाई, हाँ, mr²/5। अरे अब भी तो लिखा था 2/5 mr², 2/5 आपको दिया है। हमें पता है कि ये वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं आईसी लिखूंगा। क्यों आईसी लिखूंगा भाई, क्योंकि ये एक्सिस कहां से पास हो रही है, ये एक्सिस कहां से पास हो रही है, तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उसे क्या लिखेंगे अपन, आईसी। और इसकी वैल्यू हमें पता होती है कितनी, 2/5। आपको पूछा कि अगर इसी स्फीयर को मैं रोटेट करूं किसी दूसरी एक्सिस के अबाउट, जो कि यहां से कितनी डिस्टेंस पर है, 3r। अरे कितनी डिस्टेंस पर है, तो ये वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो आप कहोगे सर टेंशन मत लो, आप लगा दो डायरेक्टली आईसी प्लस आईसी की वैल्यू 2/5 mr² प्लस m, और d स्क्वायर की जगह 9r²। ठीक है, mr² बाहर आ जाएगा, यह है 2/5, और इसको लिख सकते हैं 45/5, 45 + 2 47। सो इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया 47/5 mr²। नहीं समझ में आया, अरे आया समझ, यस और नो। कौन सी एक्सिस थ्योरम का यूज है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। किसी भी तरीके के ऑब्जेक्ट में क्या कर सकते हैं अपन, इसको यूज कर सकते। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोगों को देता हूं, देखते हैं आप लोगों से होता है कि नहीं। क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन ऐसा है कि आपको दे दिया एक स्फीयर। क्या दे दिया आपको, एक, ये एक स्फीयर है। अरे क्या है, दे दिया आपको एक, इस स्फीयर का मास कितना है, m, रेडियस कितनी है, r। मास कितना दे दिया भाई, m, रेडियस कितनी दे दी है, r। और आपको कहा ये वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दे दिया, I0। ये वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दे दिया। इस स्फीयर को अगर ये वाली एक्सिस के अबाउट रोटेट करता हूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, I0। वो कह रहा है अगर ये वाली एक्सिस के अबाउट रोटेट करूंगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा। अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपको कितनी देके रखी है, 2r। समझ में क्या बोल रहा हूं मैं, ये वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, I0, और ये वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है। छोड़ो आप लोगों से नहीं होगा, मैं बता रहा हूं। आप लोग गलती करोगे, क्या गलती करोगे, क्या गलती करोगे, ये दोनों कैसी हैं, पैरेलल, ये दोनों कैसी है, तो आप डायरेक्टली लिख दोगे I = I0 + md²। नहीं, क्यों नहीं, ये सेंटर ऑफ मास से पास, पहले तो हमें एक्सिस कंसीडर करनी पड़ेगी जो कहां से पास होगी। सो दिस इज द एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू। आया समझ में, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, IC। तो पहले इन दोनों को यूज करके क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, IC। पहले इन दोनों को यूज करके क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो आप लिखोगे जो I0 है इट इज नथिंग बट IC + mr²। यस और नो, अरे यस और नो होगा। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, IC। यहां से आपको क्या मिलेगा, कितना मिलेगा IC भाई, कितना मिलेगा IC, I0 - mr²। और फिर IC से डायरेक्टली कहां जाऊंगा, ये वाली एक्सिस पे। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी देके रखी है आपको, तो फिर मैं लिखूंगा I = IC + m टाइम 3r का होल स्क्वायर। तो IC की जगह कितना लिख दूंगा बेटा मैं, IC की जगह कितना लिख दूंगा, I0 - mr²।
प्लस 9 mr²। तो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस? I0 प्लस 8 mr²। लेकिन 99% बच्चे गलती कर देते हैं, क्या करते हैं कि ये दोनों एक्सिस उनको कैसे दिखती है? पैरेलल। तो डायरेक्टली यहां से यहां क्या लगा देते हैं? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। नहीं लगा सकते। पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमेशा लगाएंगे तभी जब हमें किसके अबाउट पता हो? सेंटर ऑफ मास के अबाउट पता हो। नहीं पता है तो पहले सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसी के बाद किसी दूसरी एक्सिस के अबाउट हम कैलकुलेट कर सकते। हम डायरेक्टली एक एक्सिस से दूसरे एक्सिस पे नहीं जा सकते। मैंने फॉर्मूला I2 इज इक्वल टू I1 प्लस MD² नहीं लिखा। मैंने हमेशा क्या लिखा? I इज इक्वल टू IC प्लस MD²। तो पहले हमें किसके अबाउट पता होना चाहिए? सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के अबाउट। ठीक है? अरे ठीक है, यस और नो? छाप लो। क्या छापोगे? रिजल्ट छापोगे? ये लिख लिया था ना? नहीं लिखा? हाँ, ये तो लिख लिया ना? ये डेरिवेशन छाप लो। वो भी नहीं लिखा? कोई बात नहीं, लिखो। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ना? पैरेलल एक्सिस थ्योरम लिख के आ जाना घर से। ठीक है, ठीक है। होमवर्क मिलेगा नेक्स्ट क्लास से भाई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेक्स्ट क्लास में अपन ऑलमोस्ट खत्म, ऑलमोस्ट नहीं, खत्म ही कर देंगे। एयरटेल में कॉल करने के लिए 5 मिनट बचे हैं अभी तो। बेवकूफ बना रहे हो मुझे। कोई बात नहीं, ये जो 5-5 मिनट आप लोग चोरी कर रहे हो ना, ये सारे 5-10 मिनट में संडे को वसूल कर लूंगा।